वेलकम बैक। मैं लवकेश शाह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के बारे में कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं है ना, और आगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि आपके जो है किसी क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो ही क्यों है और 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी जो है दो वीडियोस बना रखी हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की, आप देख सकते हैं। ये वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित, नीचे जो लिखा हुआ है, मैं गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। मतलब यदि किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है ना, मैथ में प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो वो कौन सा जो एक हम स्पेसिफिक जो वर्ड यूज़ करते हैं है ना, टेक्निकल जो वर्ड यूज़ करते हैं उस वो क्या है। पहला है निरस्ता संबंधी दोष, नहीं। पठन संबंधी, नहीं है तो डिसलेक्सिया हो गया। गणन संबंधी, डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए तो हतोत्साहित, जो प्रोत्साहित होना चाहिए, गलत। प्रेरित करना चाहिए, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। रोक देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे का जो माइंड जो विकसित है वो नहीं हो पाएगा। और जो बच्चा अपसारी चिंतन, जिसे हम अपसारी चिंतन नहीं कर पाएगा, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव विकास का प्रारंभ होता है तो यदि अब आपको बताना मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन आपका गर्भावस्था से, दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था से, चौथा ऑप्शन आपका शेष अवस्था से। देखो शेष अवस्था वो है जो आपकी 0 से स्टार्ट, मतलब जब आप जन्म ले लेते हो और उसके 2 साल तक का, 2 ईयर तक का, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था उसके बाद की होगी 7 से 11, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7, ठीक है। और जो गर्भावस्था ये आपकी ये है जो जब आप जन्म भी नहीं लेते हो, 9 मंथ आप जो है इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन आपका विकास होता है 9 मंथ के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, जब आप गर्भ के अंदर होते हो, ठीक है, माँ के गर्भ के अंदर होते हो। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। अब बालकों का अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा आपको वो बताना है। तो देखो, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही मतलब 2 बार नहीं आएगा, पर ही बल होना चाहिए। तो देखो ये गलत है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं पहला आपका। किसी पढ़ने लिखने पर ही बल दिया जाता है, गणित पर हमने मान लिया पढ़ना लिखना आता है, लेकिन वो लोगों से व्यवहार करना नहीं आता हो सकता, तो वहाँ दिक्कत होगी ना। तो पहला ऑप्शन इसलिए आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। तो यहाँ पर देखो बहुत सही बात बोले, मेंटली हो, इमोशनली हो, और वो आपका जो है मनोवैज्ञानिक, क्या बोलते हैं इसे, मनोवैज्ञानिक को देख लेना आपको, मनोचालक, साइकोमोटर, PSYCHO, साइकोमोटर ना, इन सभी चीज़ का विकास होना चाहिए। इसके अंदर आपका सब कुछ आ गया, मतलब इन किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बच्चे के बारे में टोटल आ गया इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, गलत। फोर्थ है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। देखो निष्क्रिय नहीं रखना, सक्रिय रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में सीखने की विधि मतलब विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप देखो अलग अलग तरीके से सीखते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो उनका आकलन भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन आपका समान अनुदेश देंगे। देखो समान नहीं दे सकते, तो आपका पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाता है, समान अनुदेशन देना ही नहीं है, क्योंकि ये अनुदेशन जो है ना किसी 1 या 2 बच्चे के लिए प्रभावी होगा और बच्चों के लिए प्रभावी नहीं होगा, तो इससे आकलन नहीं कर पाओगे आप। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, कार्यों को और परीक्षणों के एक समान सेट देना, कि सबका जो है कॉमन टेस्ट हो। तो जरूरी नहीं है कि सबको, यदि आप सेम टेस्ट देते हो तो सभी बच्चे उससे टेस्ट में सेम मार्क्स लेकर आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। क्या पता कोई बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखता हो और थ्योरी कमजोर हो उस बच्चे की, तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तो देखो आपका जो सेकंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही है यहाँ पर, कि हर बच्चे का ना जैसे उसकी मेंटेलिटी, जिस शैली से वो सीखता है उसी शैली से संबंधित
प्रकार का हम उसे क्या देंगे, काम देंगे, ताकि बच्चा क्या करे, उसमें सही से उसको जो है प्रैक्टिकली कर सके या फिर जो है फिजिकली या मेंटली करके बता सके वर्बली, ठीक है। और आप उसका आकलन कर सको कि हाँ ये बच्चा इस शैली से सीखता है और इसी शैली से संबंधित मैंने इसको कार्य दिया तो इसमें परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देना। देखो एक समान समय आप एक समान समय दे भी दोगे तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक समान समय में ही पूरा कर देंगे। कोई बच्चा समय से पहले कर देगा, कोई बच्चा समय के बाद कर पाएगा पूरा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। तो देखो तो ये तो अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय नहीं रहता, बच्चा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रणों से भिन्न होती है। तो पहला ऑप्शन आपको जो पहला ऑप्शन तो गलत है, सॉरी, आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। बच्चों की सोच ना बड़ों से अलग होती है, वो सोचते अलग तरीके से। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना गलत। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उनकी सोच में प्रणों के समान मानना। तो प्रणों के समान हम नहीं मान सकते क्योंकि बच्चे बड़ों से थोड़ा अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है और सब ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। देखो बिल्कुल गलत है। आप जब मोटिवेट होते हो तभी आप अधिगम के लिए आगे बढ़ते हो, ऐसा बहुत बार देखा गया है। और हमेशा नहीं ये बोल सकते हैं कि 80-90% 95% बच्चा जो है अधिगम तभी करता है जब उसे उसका कुछ प्रेरणा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। पहला ऑप्शन आपका अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होते हो। अच्छा, कब तक आप बाहरी पुरस्कार दोगे? देखो मोटिवेशन भी ना आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक इंटरनली होता है और इंटरनली होता है, एक इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल वाला हो गया तो जो सेकंड ऑप्शन में, तो ऐसा ये वाला गलत बेकार होता है। फर्स्ट वाला जो वो अच्छा होता है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है आपका क्योंकि बाहरी पुरस्कार की बात की गई है। थर्ड ऑप्शन आपका अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। मतलब वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को कि उसमें उसको मार्क्स ज़्यादा लेकर आना है, उसको वो सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है ताकि वो ये समझ सके कि वो उसका मतलब बेसिक और डीप थिंकिंग, मतलब डीप तरीके से उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही जो डीप नॉलेज होती है ना उस तक को जान सके। उस बच्चे में क्यूरियोसिटी है कि कोई चीज़ साइंस में है तो साइंस में कोई चैप्टर यदि अणु है, मोलिकुलर है, न्यूक्लियर है, ठीक है, या फिर हम जो है जंगलों के बारे में पढ़ते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना, वहाँ से उसको बच्चे को जानना, उसको बच्चे को वहाँ तक जानना। तो इसलिए कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है ना कि इसलिए कि उसे मार्क्स अच्छे लेकर आने। और कोई बच्चा, दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको मार्क्स अच्छे लेकर आने, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है, इसलिए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेता है ना। पिछले 5 साल के वो ढेर देगा क्वेश्चन, जो है रात दिन पढ़ेगा और अच्छे नंबर लेकर आ जाएगा, लेकिन वो कब तक चलेगा ऐसे? तो ये खराब है, ऐसे बच्चे को नौकरी भी नहीं लिख पाती है। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा ऑप्शन है, जो आपका थर्ड ऑप्शन तो गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन 2 मिनट हो जरा, अंतर्निहित केवल तभी प्रभावी होगा जब, अच्छा ये तो आपका थर्ड ऑप्शन तो आपका ठीक होगा, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। आपके जो और ऑप्शन है पहला और दूसरा गलत है। और फोर्थ भी ऑप्शन देख लेते हैं, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखने की निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया, क्या आप निष्क्रिय बैठे और टीचर ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, और आप उसको अपने दिमाग में धरे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता। पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होता है। यदि आप चैप्टर पढ़ोगे ना, किसी भी क्लास की बुक उठा के देख लीजिए, आप पहले 6 क्लास की बुक उठा के देखिए, फिर आप 7th की उठा के देखिए, सेम सब्जेक्ट की, साइंस की, तो आप ये पाओगे कि इसमें जो चैप्टर्स है ना, वो उनका जो विस्तारित रूप है वो इसमें दिया गया है। और जो इस चैप्टर में जो साइंस की 7th क्लास की बुक है, इसका विस्तारित रूप और बड़ा करके उसको 8th क्लास में दे रखा है, ठीक है। तो हर चैप्टर पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन गलत होगा आपका। थर्ड ऑप्शन आपका, सीखना कौशलों के संचय के समान है, कौशलों के संचय के समान है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये तो नहीं होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। फोर्थ जो ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा, जो सीखने को सामाजिक क्रिया जो है सुविधा देती है। यदि आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सामाजिकरण पर मतलब समाज पर कितना
ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। और आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पर सीखने कौशलों के संचय के समान है कि जो कौशल है उनको हम संचय मतलब उनको एकत्रित कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो देखो गतिविधि बोला है ना, कौन सी गतिविधि, तो संवाद नहीं होगा यहाँ पर, व्याख्यान नहीं होगा, निर्देशन नहीं होगा। यहाँ पर पुरस्कार है। कोई बच्चा गतिविधि करता है तो आप क्या करते हो, हम 5वीं क्लास तक के बच्चे की यदि बात करते हैं तो हम उसे यदि कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी दे देते हैं तो वो उस काम में और गतिविधि में, उस गतिविधि में, उस एक्टिविटी में और लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये देखा गया साइकोलॉजी में कि जो बच्चे, जिन बच्चों को हम रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं कोई काम के बदले, तो उस काम को जरूर करते हैं, ठीक है। और एक टाइम पर आकर ये हैबिट बन जाती है। और इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है। दूसरा पक्ष ये होगा कि बच्चा अब इस रिवॉर्ड को नहीं लेना चाहता जो आप दे रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह है कि पुरस्कार देना चाहिए लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं देना चाहिए। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे। देखो ऐसा नहीं है कि आपका जन्म हुआ, आप एक 0 साल मतलब आपका जन्म हुआ और आप 2 साल को ही फिर आप किशोरावस्था तक पहुँच गए। किशोरावस्था के बाद अब आप फिर से 17 के हो रहे हो, 16 के हो रहे हो, 18 के, 15 के हो रहे हो, 14 के हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सीधी रेखा में बढ़े, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, सीधी रेखा में। उनका डेवलपमेंट थोड़ा इस तरीके से फिर किसी अवस्था में फिर कम होगा, फिर किशोरावस्था में और तेजी से होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। अब ये बात ठीक है कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी 3 साल का है, ये भी 3 साल का है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है, DO भी सेम है, और ये अलग घर में रहता है, ये और ये अलग घर में रहता है। तो आप ये देखोगे कि इस बच्चे की जो हाइट और वेट है ना, हाइट में, और इसकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, इमोशनल है इसके, इस बच्चे के बिल्कुल अलग होंगे इस बच्चे से स्पीड में, ना। क्या पता ये बच्चा पीछे हो और ये बच्चा आगे हो, क्या पता ये बच्चा पीछे हो, क्या पता ये बच्चा आगे हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई है, ना कि ग्रोथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज की सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो सामाजिकरण आपकी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माध्यम से बच्चा जो है समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करता है, समाज में अपनी भूमिका निभाता है और ऐसे आवश्यक कौशलों को सीखता है, उनको अपनाता है ना, अर्जन करता है, ताकि वो क्या कर रहे समाज के साथ समायोजित हो सके। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। परिपक्वता नहीं होगी, सीखना नहीं होगा, विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो अब आपको बताना, जोड़े दे रखा है यहाँ पर, देखते हैं कौन सा। सामाजिक संविदा विन्यास, तो ये कोहलबर्ग की जो थ्योरी आपका उससे संबंधित है, ठीक है ना। सामाजिक संविदा विन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है बुरा है, तो ये तो सही से मिला हुआ नहीं है। दूसरा है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम नहीं है कि किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो ये तो आपकी 5th और 6th जो है स्टेज है उससे संबंधित है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये फर्स्ट स्टेज का है और जो इसकी विशेषता दे रखी है वो 5th या 6th स्टेज की दे रखी है। थर्ड ऑप्शन आपका, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। तो आपको जो ये दोनों जुड़े हुए हैं आप देख सकते हो, ये आपको जो है ऑप्शन जो है सही मिला, मैच हुआ पड़ा है। और फोर्थ है नियम और आदेश अभिविन्यास सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ये भी सही से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक, मतलब व्यक्तिगत वाक जो है, व्यक्तिगत वाक है ना, व्यक्तिगत वाक जो है की संकल्पना प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे अपने मतलब बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रणों के निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो देखो ऐसा वाइगोत्स्की ने कहीं नहीं कहा, ध्यान दीजिए, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना, ना अपने अकॉर्डिंग ना किसी और के अकॉर्डिंग, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहंग केंद्रित होते हैं। देखो अहंग केंद्रित की जो बात की गई है ना, ये आपके किसी और ने की गई है, बताइए, पियाजे ने बोली ये बात, ठीक है।
ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे। थर्ड ऑप्शन आपका प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, तो अपने आप से प्यार करते हैं इसलिए अपने व्यक्तिगत बात मतलब खुद से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और फोर्थ स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही करते मतलब कार्यों के निष्पादन निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। कि आपने देखा होगा कोई बच्चा ना खुद से बात कर रहा है और बात करते हुए ही कंप्यूटर चला रहा है या लैपटॉप चला रहा है कि मैं इसको ऐसा मार, कोई गेम खेला तो मैं इसको ऐसा मार दूंगा, अब मुझे ये करना है। वो ऐसे बोलते हुए ना अपने कार्य को क्या क्या कर रहा है, एक लाइन दे रहा होता है, स्टेप्स दे रहा होता है कि अगले स्टेप में मुझे ये करना है, तो प्रोसेस है ये एक पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो आपको भाषिक बुद्धि वाले ना जो भाषा में प्रबल है, तो आपको उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। तो पहला तो ऑप्शन आपका हुआ नहीं कि जो तर्क करने की जो दीर्घ श्रृंखला है ना, बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसको संभाल सकने की योग्यता नहीं हो सकता, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील। शब्दों के अर्थ क्या है, उनका क्रम कैसा होना चाहिए, भाषा के जो विविध रूप है उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, और उनके प्रयोग के प्रति संवेदनशील कि मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग, किस तरह की भाषा का प्रयोग कहाँ किस अवस्था में करना है, ये सब पता होना चाहिए। तो किससे संबंधित है, ये भाषिक बुद्धि से संबंधित है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। अब ये कौन थे आपको वो पता होना चाहिए। तो ये थे आपके यशपाल, है ना, इसमें ये आपका रटने वाला क्वेश्चन है। और ये आपको बहुत ज़्यादा कि आपको पता ही होगा कि यशपाल जी थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बर्डन की किताबों का जो बोझ है बच्चे के ऊपर से मुक्त किया जाए, बच्चे को इस बोझ से मुक्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और एक पैडागोजी के सब्जेक्ट की आपके डेली वीडियो है अपलोड जो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि आपने वीडियोस जो प्रीवियस जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। और इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, यदि आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते हैं तो आप 130+ भी मार्क्स ला सकते हैं अपने CTET में। इसके साथ ही ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो सिर्फ CTET का एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे, वो अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम भी देते हैं। ठीक है, चाहे वो रिट का हो, चाहे वो किसी और स्टेट टेट एग्ज़ाम का हो, मतलब किसी और स्टेट का हो। तो ये वीडियोस जो हैं वो ये वीडियोस हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।